नमस्कार दोस्तों, संभावना मार्केट हेल्प में आपका स्वागत है। ये आप बात करने वाला हूँ 3i इन्फोटेक की, और जो इसमें इंटरेस्टिंग इवेंट आने वाली है उसकी बात भी करेंगे। करीब 22 मई को आने वाला है, और थोड़ा बहुत कंपनी के बारे में भी जानेंगे। जो ऐसे व्यूअर हैं जो इस कंपनी के बारे में ज़्यादा नहीं जानते, तो उनके बारे में कुछ मैं थोड़ी बहुत इसमें आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा, और बाकी मैं इसमें जो प्राइस मूवमेंट है, प्लस टेक्निकल है, फिर प्लस लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म, इन सब की बातें करेंगे। ठीक है, तो जैसे वीडियो शुरू करने से पहले मैं हमेशा बोलता हूं कि जितनी बातें मैं यहाँ कर रहा हूँ ये वो मेरा पर्सपेक्टिव है। अगर आपको कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेना होगा तो आपको स्वयं अपनी जिम्मेदारी पे लेना होगा। चैनल की किसी भी प्रकार की कोई लाइबिलिटी नहीं बनती। आइए फिर अब इसके बारे में बात करते हैं। देखो, 3i इन्फोटेक कंपनी अभी बहुत नई कंपनी नहीं है, 1993 में बनी थी, और इसके जो मेन प्रमोटर थे वो आईसीआईसी बैंक। भी बातें इसमें बहुत पॉजिटिव हैं। एज अ पेनी स्टॉक की बात करूं मैं, तो मुझे, अगर आप पेनी स्टॉक्स की बात करें तो अभी तक जितने पेनी स्टॉक ने देखे हैं, अगर उनमें टॉप सॉलिड पेनी स्टॉक की बात करें, ठीक है, तो उनमें मैं इस कंपनी को गिनता हूं। ठीक है, इसका रीजन भी क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा, और अभी जो प्राइस मूवमेंट है वो भी देखते हैं। देखिए, सीधी सी आप बात करते हैं, पहले आप बात करते हैं फंडामेंटल की। फंडामेंटल की बात करें तो मार्केट कैप इसका करीब 279.68 है, पी इसका 3.37 है, और बुक वैल्यू 2.21 है। तो अगर आप इसके प्राइस को देखें तो कहीं ना कहीं अपनी बुक वैल्यू के आसपास ही है। नॉर्मली जब आप पेनी स्टॉक में देखेंगे तो जो मार्केट प्राइस होता है वो बुक वैल्यू से कहीं ना कहीं कम होता है। उसका रीजन होता है कि पेनी स्टॉक है, जिसकी वजह से उसको कहीं ना कहीं कम वैल्यूएशन मिलती है मार्केट में। लेकिन यहाँ पर इस केस में आप देखेंगे करीब करीब उसी के आसपास ये आपको मिल रहा है। तो आप कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं मार्केट भी इसको पॉजिटिव नजर से देखता है। अब इसकी बात हम करते हैं यहाँ पर, जो हम सबसे पहले स्टार्टिंग में बात करते हैं हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की। आप देखेंगे कहेंगे सर यहाँ तो प्रमोटर है ही नहीं। देखिए, बात सही है, लेकिन अगर मैं आपको बहुत सारी कंपनी बताऊं जैसे जिनमें अच्छी अच्छी कंपनी है, जैसे आईटीसी आपने सुना होगा, उसमें भी आपका प्रमोटर जीरो ही रहता है। एफपीआई ने ओवर द पीरियड इसमें से अपना, कह सकते हैं कि, पैसा हटाया है, और डीआई ने यहाँ पर अपना पैसा एक कांस्टेंट 70% बढ़िया रेंज में रखा हुआ है, और अदर्स लोगों यानी पब्लिक के पास आपका जो करीब है 29% पैसा है। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी बात है मैं आपको बताऊं कि 55%, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा बात, ये शायद आपको कम ही लोग बता रहे होंगे, 55% जो शेयर है आपके, सिर्फ आपके 15 लोगों के पास है। तो इसका मतलब है कि एक तरह से कंसोलिडेटेड काम कर रहा है। और उन 15 लोगों की बात करें तो वो आपके कौन है? आपके म्यूचुअल फंड्स है, प्लस आपकी एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, प्लस हाई इंडिविजुअल वर्थ वाले भी लोग हैं। तो कहीं ना कहीं वो इसमें कुछ वैल्यू देख रहे हैं, जिसकी वजह से इतना बड़ा पोर्शन आपको कुछ ही लोगों में मिलता है। तो इस वजह से आपको मैं कह सकता हूं कि इसके फंडामेंटल कहीं ना कहीं बाकी पेनी स्टॉक के मुकाबले आपको अच्छे मिलेंगे, जहां पर आपका 80% पैसा, 70% पैसा सिर्फ पब्लिक के पास होता है, और जो प्रमोटर होल्डिंग भी होती है वो काफी प्लस होती है। तो आप उस कंपैरिजन में देखें तो ये कंपनी काफी अच्छी है। अब मैं बात करता हूं आपके इसके बिजनेस की बात करता हूं। ठीक है, देखिए बिजनेस आपको, इसको मैं सीधा साधा आपको समझा देता हूं। देखिए, बहुत सारे आपने देखे होंगे सॉफ्टवेयर में काम होते हैं, और उसके लिए आपने देखा होगा बड़ी बड़ी कंपनी है। कैसी कंपनी? टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, और भी इसके बाद आती है मिड वाली कंपनी, जैसे आपके जेंसार कंपनी हो गई, आपकी सोनाटा हो गई। तो ये सब जो आप सर्विसेज और या कहते हैं सॉफ्टवेयर जो ये प्रोवाइड कर रहे हैं एज अ कहते हैं कस्टमर्स को अपने, वो आप देखेंगे कि एक उनमें सिमिलरिटी है। सभी के सब में आपको चीजें मिल जाएंगी। जैसे टीसीएस है, आपको उसमें काफी सारे आपको इस टाइप के प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। वही सेम प्रोडक्ट ये कंपनी भी आपको देती है, लेकिन इसका रीजन क्या है कि इनमें एक स्पेशलिटी क्या है? देखिए, दो चीजें हैं कि पहली बात तो इस टाइप की बड़ी बड़ी कंपनी सारे प्रोजेक्ट्स को कवर नहीं कर पाती। नंबर दो बात है कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं वो आपको उतनी अच्छी तरह से सर्विस नहीं प्रोवाइड कर पाती, क्योंकि उनके पास काफी बड़े बड़े प्रोजेक्ट होते हैं, तो वो उन्हीं प्रोजेक्ट के पीछे भागती हैं। जो काफी छोटे छोटे आपके प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें इन सर्विसेज की रिक्वायरमेंट तो होती है, लेकिन बजट इतना बड़ा नहीं होता, तो वो इस टाइप की कंपनीज वहां पर जो गैप बचता है उसको फिल करती है। कोई मेरे से कहे कि सर क्या ये कंपनी फ्यूचर में टीसीएस बन जाएगी? तो मैं आपसे कहूंगा सीधी बात, नो। टीसीएस, या आप कह सकते हैं विप्रो या इन्फोसिस, एसेंचर, कैपजेमिनी, ये वाकई में बड़ी कंपनी है। ये कंपनी आप कह सकते हैं कि एक बड़ा सा शेयर ऑफ पाई है, उसमें बड़ा बड़ा माल उठा के उन्होंने रख लिया, या कैसे खा लिया। जो बचा कुचा है ये छोटी कंपनी वहां पर गैप फिल करती है। प्लस दूसरी क्या है, यहाँ पर कुछ पर्सनलाइज सर्विसेज हैं, कस्टमाइज सर्विस है, जो वो कंपनियां कह सकते हैं कि नहीं प्रोवाइड करती, या उनको कह सकते हैं कि उनके बजट में नहीं आता है।
तो और ये कंपनी आपकी छोटी है, ये उस हिसाब से आपको पर्सनलाइज सर्विस भी प्रोवाइड कर सकती है। तो ये तो आपका इसका बिजनेस मॉडल हो गया। अब तीसरी बात मैं जो इसमें करूंगा कि कहीं ना कहीं ये मेरे को कंपनी ग्रोथ कंपनी दिखती है। ये बात अलग है कि इसका जो प्रॉफिट मार्जिन है कहीं ना कहीं कम हो गया है। अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस की बात बेसिस करें तो दिसंबर का सिर्फ अगर मैं क्वार्टर यहाँ कंपेयर करूं, वहां पर काफी अच्छी ग्रोथ हुई है। करीब 50% का आपका ईयर ऑन बेसिस पे इसमें ग्रोथ हुई है। लेकिन ये चीज आपको इसके प्राइस में रिफ्लेक्ट करते हुए नहीं मिलेगी। अब मैं बात करता हूँ टेक्निकल की, जिसके लिए आप लोग ये वीडियो देख रहे थे। देखिए टेक्निकल की बात मैं अगर करूं तो इसका जो ग्राफ है वो कहीं ना कहीं गिरता हुआ नजर आ रहा है। मैंने जैसे कहा कि दिसंबर में इसमें बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ, तो कहीं ना कहीं आपको वो चीज इसके प्रॉफिट में दिखनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा कुछ भी यहाँ पर दिखाई नहीं पड़ रहा। दूसरी बात क्या है कि जो इसके अंदर हमेशा जो पीक्स बन रही हैं वो अपनी प्रीवियस पीक के बराबर हो जाती हैं या उससे कम हो जाती हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक गिरता हुआ ग्राफ है। क्या रीजन है वो चीज भी हम लोग जानेंगे और समझेंगे। ये यानी आप देख सकते हैं कि प्रीवियस अपने ग्राफ से हमेशा नीचे है। और अगर करंट सिचुएशन की बात करें तो इसमें जो वॉल्यूम भी इस टाइम कम हो चुका है एनएससी पे, क्योंकि इसमें अपर सर्किट लगा हुआ है लेकिन ट्रेडिंग बीएससी में चल रही है। तो कहीं ना कहीं ये चीज आप कह सकते हैं कि अभी भी इसमें पूरी तरह फोर्स आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब मैं जो इन्वेस्टर इसमें ऑलरेडी इन्वेस्टेड है उनके लिए मैं बता दूं कि करंट सिचुएशन जो है ये ओवरबॉट शेयर हो चुका है। तो कहीं ना कहीं इसमें प्रॉफिट बुकिंग के चांसेस आगे आने वाले दिनों में आपको दिखेंगे। अब सबसे जो मेन बात मैं आपके से कहने वाला हूं उसके बेसिस पे इसका फ्यूचर डिपेंड करता है आपके आने वाले 3-4 मंथ के लिए। देखिए क्वार्टर 4 का रिजल्ट आने वाला है और वो कहीं ना कहीं इस कंपनी को इम्पैक्ट कर सकता है। देखिए सीधी सी बात है कि अभी तक जितने रिजल्ट शेयर मार्केट में आए हैं उनमें क्वार्टर 4 का रिजल्ट अच्छा नहीं आया। इसका रीजन क्या है कि कंपनी अब जनवरी फरवरी तक तो अच्छा काम कर रही थी, लेकिन मार्च में कोरोना का पेंडेमिक की वजह से उनका पूरी बिजनेस हिल चुका है। बिजनेस के प्रोसेस हिल चुके हैं और आईटी इंडस्ट्री में आखिरी मंथ यानी मार्च में कंपनियां यही फिगर आउट करने में लगी थी कि उनके एम्प्लॉइज से कैसे काम लिया जाए, क्योंकि वो ऑफिस तो आने से रहे, ठीक है, तो वर्क फ्रॉम होम, तो इसकी वजह से उनके काफी प्रोजेक्ट आपके कह सकते हैं कि हैम्पर हुए होंगे। तो ये सब चीजें हैं। अभी जो करंट लोग हैं उनको जैसे मैंने बताया कि ये ओवरबॉट है, ठीक है, आरओसी के हिसाब से जो इसके प्राइस। दूसरी चीज क्या है कि जो लास्ट इसने पीक बनाया था उसी के कहीं ना कहीं आसपास पहुंच चुका है, दूसरी चीज। और जो इसका पैटर्न है इसमें बहुत ही रेयर ऐसा हुआ है कि उसने लास्ट पीक को क्रॉस किया। तीसरी चीज इसमें वॉल्यूम की कमी। और चौथी चीज अभी कुछ ही दिनों में 22 मई को आपको इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। ये 4-5 चीजें आप सोच के चलिए और इन्हीं के बीच में से अपने जो फाइनेंशियल डिसीजन हो उसी बेसिस पे लीजिएगा, ठीक है। बाकी कंपनी में अगर हूं तो कंपनी में मुझे जितने मैंने स्टॉक दिखे हैं उनमें काफी ये सॉलिड कंपनी दिखी है। वो बात अलग है कि इन्वायरमेंट इस टाइम थोड़ा ऐसा है कि कहीं ना कहीं इसका बिजनेस ही इम्पैक्ट होगा। और ये चीज सिर्फ इस कंपनी की बात नहीं है, ये पूरा मार्केट में ही बात है। तो देखते हैं कि मार्केट इस चीज को कैसे रिएक्ट करता है, ठीक है। आशा करता हूं आपको मेरी बात समझ में आई होगी। इसी टाइप के वीडियोस मैं बनाता रहता हूं। थोड़ी मेरी एडिटिंग अच्छी नहीं है तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहूंगा। बाकी अगर आपको किसी शेयर के बारे में जानकारी चाहिए तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर उस कंपनी के बारे में बताएं। जिस टाइप की डिटेल और जो एनालिसिस मैं करता हूं वो मैं आपको बिल्कुल विद द फैक्ट प्रोवाइड करूंगा। देखिए किसी भी प्रकार की सेलिंग और बाइंग की रिकमेंडेशन मैं नहीं देता हूं, ठीक है। इसका बहुत बड़ा रीजन है कि मैं समझता हूं कि एज अ इन्वेस्टर आप लोग भी अवेयर होंगे। अगर मैं आपको सारे फैक्ट आपको दे दूं तो आप मिस हो सकता है कि मेरे से भी अच्छा डिसीजन ले। तो ये चीज मैं मान के चलता हूं, ठीक है। एट द एंड क्योंकि आपके हाथ में ही पैसे का होल्ड है ना, डिसीजन आप ही लेंगे, खरीदेंगे बेचेंगे आप। तो मैं कौन होता हूं कि मैं आपको सेलिंग और बाय की राय दूं। मैं आपको सारी कंडीशन बता सकता हूं, टेक्निकल बता सकता हूं, फंडामेंटल बता सकता हूं, जिसके बेसिस पे आप चीजों को सही से एनालाइज कर सके और एक एजुकेटेड डिसीजन ले सके, ठीक है। बाकी हमेशा कहता हूं कि मैं आप सेफ इन्वेस्ट करें, भले ही कम प्रॉफिट हो लेकिन लॉस नहीं होना चाहिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।